स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक चल रहा था करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब का। बेसिकली ये टॉपिक टेंसेस पर डिपेंड है और स्टूडेंट्स मैं आपको टेंसेस बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। आप मेरी पिछली वीडियोस पर जाइए और टेंसेस को रिवाइज कीजिए, तब आपके लिए ये टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको इसमें बहुत से हिंट्स भी दिए हैं जिनकी हेल्प से आप बहुत इजीली ब्लैंक्स के अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भर सकते हैं। मैं आपको एक बार रिवीजन कराता हूं। हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब एक बहुत बड़ी हेल्प होती है ये बताने के लिए कि उन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद कौन सी मेन वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 16 हेल्पिंग वर्ब्स जिनमें डू डज डिड 3 तो ये हो जाती हैं और 13 हैं विल की फैमिली में से, तो ये 16 हेल्पिंग वर्ब्स अगर कहीं पर भी दिखाई देती हैं, चाहे वो सेंटेंस अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, तो आपको इनके बाद वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। सेकेंड हिंट मैंने आपको दिया था कि अगर सेंटेंस में हैज, हैव या हैड आ जाता है या फिर विल हैव, शैल हैव आ जाता है, तो आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। थर्ड जो क्लू आपके लिए था इज, एम, आर, वॉज वर्ब, जो कि बी की फॉर्म होती हैं। तो इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर आपको सेंटेंस में दिखाई देती है तो आप इनके बाद वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। और अगर इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब आपको दिखाई नहीं देती है तो उसमें आपको देखना होगा कि कहीं उसमें फोर या सिंस का प्रयोग तो नहीं हुआ है। फोर या सिंस का प्रयोग और उसके बाद समय अगर दिया हुआ होता है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस वाले टेंस होते हैं जिसमें आपको वर्ब में आईएनजी का ही प्रयोग करना होता है और हेल्पिंग वर्ब भी लगानी उसमें कंपलसरी होती है। तो हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन का प्रयोग करके आप उसमें वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अगर ये क्लू भी उसमें नहीं मिलता है तो आप उसमें सबसे पहले तो यही देखें कि कहीं सेंटेंस पैसिव वॉइस में तो नहीं है। पैसिव वॉइस का जो आसानी से हमें आइडिया होता है वो बाई के बाद ऑब्जेक्ट लगे हुए शब्द से हो जाता है। लास्ट में बाई और उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उससे हमें इजीली पता चल जाता है कि ये पैसिव वॉइस में है। तो उसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है, चाहे वो किसी भी टेंस का सेंटेंस हो। और एक क्लू मैंने आपको दिया था कि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब उसमें नहीं आपको दिखाई दे रही है तो उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे यस्टरडे, लास्ट या एगो। तो ये तीनों जो शब्द होते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होते हैं, तो वहां आपको सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। और एक क्लू था बी के ऊपर, अगर ब्लैंक्स में बी की कोई भी फॉर्म भरवाई जाती है तो बी की 5 फॉर्म्स होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर। तो आप सेंस देखिए, सेंस के अकॉर्डिंग इन पांचों में से जो भी वर्ड फिट होता है वो आप ब्लैंक्स में भरेंगे। तो स्टूडेंट ये सब हिंट मैंने दिए थे, इनके हेल्प से आप वर्ब ब्लैंक्स में फिल करें। अब मैं आज आपको इसमें कुछ और एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा। अगर इनमें से भी कोई क्लू नहीं मिलता है तब हम क्या करें। तो अब हम इजी से डिफिकल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। आज के हम सेंटेंसेस देखते हैं। 3 सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस है दे, उसके बाद ब्लैंक है एट मुजफ्फरनगर। फॉर द लास्ट 10 years और ब्लैंक में आपको लीव भरना है। यहां पे हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा है, लेकिन देखिए तो यहां पे फॉर का प्रयोग हुआ है और मैंने आपको बताया था कि जिन सेंटेंसेस में फॉर या सिंस का प्रयोग होता है तो वहां पर हमें वर्ब के अंदर आईएनजी लगानी है और उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग भी करना है। तो इसमें अब हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएं? हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, ये 3 हमारे पास है। तो दे के साथ हैज बीन तो नहीं लगेगी, अब 2 बची, हैव बीन या हैड बीन। तो दोनों में से कौन सी लगाई जाएगी? स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एक वर्ड लास्ट भी लिख दिया है और आपको बताया गया था कि लास्ट यस्टरडे या एगो वाले सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे अब हमारे पास हैव की सेकंड फॉर्म अर्थात हैड बची है। तो अब यहाँ पे हैड के बाद पहले बीन लगाएंगे और हैड बीन के बाद में वर्ब के अंदर आईएनजी का प्रयोग करेंगे। और लीव की आईएनजी, लीव में जब आईएनजी लगेगी तो इसमें से ई हट जाता है, ई के स्थान पर हम सीधा आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं। दे हैड बीन लिविंग एट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट ये भी ग्रामर का रूल है कि छोटे शहरों से पहले एट का प्रयोग किया जाता है
और बड़े शहरों से पहले इन का प्रयोग। तो एट मुजफ्फरनगर फॉर द लास्ट 10 years। इज इट क्लियर? नाउ कम टू सेकेंड सेंटेंस, द ट्रेन, और फिर ब्लैंक है द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच्ड, और हमें यहाँ पे लीव की कोई सी भी फॉर्म भरनी है, कोई क्लू नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बिफोर और आफ्टर वाले डबल क्लॉज वाले सेंटेंसेस सिखाए थे। जिन सेंटेंसेस में बिफोर लगा हुआ होता है उसमें पहले जो सेंटेंस बनता है, पहली जो क्लॉज होती है वह पास्ट परफेक्ट पर होती है और दूसरी क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट पर होती है। ये पास्ट परफेक्ट सिखाते वक्त मैंने आपको बिफोर और आफ्टर दोनों वर्ड्स के बने हुए जो क्लॉजेज होते हैं उन पर मैंने आपको बताया। तो इसलिए क्लियर हो जाता है, बिफोर इसमें लगा हुआ है तो यहाँ पर जो हम लगाएंगे वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म वाली वर्ब लगाएंगे। और देखिए बिफोर के बाद में जो यहाँ पे आई रीच जो क्लॉज है इसमें ऑलरेडी सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो द ट्रेन हैड और लीव, देखिए इस लीव में और इस लीव में क्या डिफरेंस है, स्पेलिंग डिफरेंट है। इसका मतलब रहना होता है और इसका मतलब होता है छोड़ना। तो उसकी सेकंड फॉर्म लीव्ड होती है LIVED, जबकि LEAVE इसकी जो सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है वो लेफ्ट होती है। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच, मेरे पहुंचने से पहले रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से रवाना हो चुकी थी। स्टूडेंट, अगर इस सेंटेंस में ये रीच जो वर्ब है ये भी ना दी हुई होती, उसको भी आपको भरने के लिए दिया जाता, तो भी आपको बिफोर से ये गैस कर लेना था कि पहली क्लॉज हेड प्लस थर्ड फॉर्म वाली होगी तो दूसरी सेकंड फॉर्म वाली होगी। जैसा कि तीसरे सेंटेंस में करना है आपको। इसमें दो ब्लैंक दी गई है, द पेशेंट के बाद भी ब्लैंक है और आफ्टर द डॉक्टर के बाद भी ब्लैंक है। तो इसमें क्या है, बीच में आफ्टर का प्रयोग हुआ है। तो आफ्टर में उल्टा होता है, आफ्टर वाले जो आफ्टर जो कंजंक्शन है इससे बने हुए जो क्लॉजेज होती है, पहले जो सेंटेंस बनेगा वो सेकंड फॉर्म वाला बनेगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वहां पर, और दूसरी जो क्लॉज है उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा जो कि परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में होता है। तो इस प्रकार डाई की हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे डाइट, और आफ्टर द डॉक्टर पहले हेड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में होगी थर्ड फॉर्म गोल। तो सेंटेंस क्या बन गया, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, यानी डॉक्टर के जा चुकने के बाद या चले जाने के बाद मरीज मर गया था। तो ये आपको बिफोर और आफ्टर से क्लू मिला है कि इनमें हमें किस तरह से हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है और मेन वर्ब का प्रयोग भी करना है। नाउ लेट्स गो टू सम मोर एग्जांपल्स। लुक एट द फोर्थ सेंटेंस, व्हेन वी रीच कॉलेज, जब हम कॉलेज पहुंचे। द बेल और उसके बाद में ब्लैंक है, आपको ब्लैंक में रिंग की फॉर्म भरनी है लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग भी किया जाएगा। स्टूडेंट्स, ये भी पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस है। बिफोर, आफ्टर और व्हेन ये तीनों शब्द प्रयोग किए जाते हैं डबल क्लॉज वाले सेंटेंसेस में। तो एक क्लॉज सेकंड फॉर्म वाला होता है तो दूसरा हेड प्लस थर्ड फॉर्म वाला होता है। तो इसमें रीच्ड सेकंड फॉर्म वाला है तो अब आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है। यहाँ पर जब हम कॉलेज पहुंचे घंटी बज चुकी थी, तो हेड के बाद थर्ड फॉर्म, रिंग की थर्ड फॉर्म रंग लिखा जाएगा। एक चीज ग्रामर की बता देता हूं, रीच जो वर्ब है इसके बाद टू या कोई अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता, और दूसरी बात कॉलेज से पहले दा का यूज नहीं किया जाएगा, किया जा सकता है परंतु इसमें भी ग्रामर की कुछ बारीकी है जो मैं आपको आगे आर्टिकल्स में बताऊंगा। ओके, कम टू फिफ्थ सेंटेंस, द सन, आगे ब्लैंक है इन द ईस्ट, पूरब में, और हमें यहाँ राइज भरना है। कोई इसके अंदर हमें क्लू नहीं मिल रहा है, कोई हेल्पिंग वर्ब इसमें प्रयोग नहीं हुई है, हमें सेंटेंस की हिंदी निकालकर इसका सेंस पता करना है। सूरज पूरब में, तो सेंस क्या निकल रहा है, निकलता है। तो ताहे वाला जो साउंड है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है कि इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होता है तो फर्स्ट फॉर्म के अंदर एस भी लगाई जाती है। तो सन राइजेस इन द ईस्ट, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रोवर्ब या हैबिचुअल जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हैबिट्स का वर्णन होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाया जाता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है
और एग्जांपल्स भी यूनिवर्सल ट्रूथ के आप दे सकते हैं, जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट। और भी हो सकता है द अर्थ रोटेट्स राउंड द सन, तो रोटेट में हमने एस लगाया है। अगर प्लूरल है तो उसमें आप एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। जैसे डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, यहां बार्क हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है क्योंकि इसमें क्या है, हैबिचुअल फैक्ट है, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। इन द सेम वे इसमें और एग्जांपल्स भी आप दे सकते हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैबिचुअल फैक्ट पर बेस्ड होते हैं, उनमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और सब्जेक्ट के सिंगुलर होने पर उसमें एस का प्रयोग भी किया जाता है। नाउ कम टू सिक्स्थ एग्जांपल, आई नेवर, फिर उसके बाद ब्लैंक है लाइज, मैं कभी नहीं झूठ। अब टेल आपको यहां लगाना है, तो इसमें आप देखिएगा सेंस के अकॉर्डिंग तो ताहे की आवाज ही निकल रही है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, तो इसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज करनी है। और आई चूंकि प्लूरल माना जाता है तो यहां पे टेल में एस का प्रयोग भी नहीं करेंगे। स्टूडेंट इसमें नेवर का प्रयोग है, इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं आया है, इसमें कोई प्रोवर्ब नहीं आई है, इसमें क्या है, नेवर का यूज हुआ है। और नेवर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उनमें कभी भी डू, डज और पास्ट इंडेफिनिट में डिड, इन तीनों शब्दों का प्रयोग हम नेवर वाले में नहीं करते हैं। इसी तरह से हु के साथ भी आप डू, डज, डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। तो नेवर वाला या हु वाला जो होता है उसके आपको सेंस देखना पड़ेगा कि उसमें ताहे की आवाज निकल रही है या आ की मात्रा निकल रही है। ताहे की निकल रही है तो आप उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और अगर आ की निकल रही है तो उसमें आपको सेकंड फॉर्म करेंगे। नाउ कम टू सेवंथ एग्जांपल या राणा प्रताप, उसके बाद ब्लैंक है द मुगल एम्पायर। राणा प्रताप ने मुगल सम्राट को डिफीट, डिफीट मैंने हराना। अब यहां पे भी हमारे पास कोई क्लू नहीं है, सेंटेंस का जो सेंस बता रहा है तो ये है कि राणा प्रताप ने मुगल सम्राट को हराया। तो आ की साउंड निकल रही है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और वैसे भी इसमें हिस्ट्री का जिक्र है, तो हिस्ट्री वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें इतिहास की बात होती है वो सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती है, तो हमें उसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। तो डिफीट की सेकंड फॉर्म डिफीटेड। तो पास्ट वाली जो बातें, हिस्ट्री की जितनी बातें होती है सब पास्ट में ही होती हैं, तो उसमें आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग ही सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। नाउ एट्थ एग्जांपल, माय फादर टू गोवा टुमारो। इसमें भी कोई हमारे पास हिंट नहीं है, लेकिन टुमारो जो शब्द है ये आने वाले कल के बारे में होता है। तो आने वाले कल के बारे में जब बात होती है तो फ्यूचर टेंस होता है, तो सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए। मेरे पिताजी कल गोवा जाएंगे, तो इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब की सम लगानी पड़ेगी और विल या शैल में से कोई सी भी एक हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगी। तो माय फादर विल गो टू गोवा टुमारो। तो इस तरह से आप इसमें हेल्पिंग वर्ब भी खुद लगाई आपने और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया, क्योंकि विल और शैल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म। तो दीज वर द 8 एग्जांपल्स। इनमें आपको मैंने कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताए जिसमें वो क्लू नहीं थे जो मैंने आपको चार्ट में दिए थे, और थोड़ा ये डिफिकल्ट सेंटेंसेस थे, इनमें आपको सेंस सम निकालना होगा। और फिर भी मैंने आपको जिसमें रूल्स भी बताए हैं, जैसे बिफोर और आफ्टर से संबंधित, व्हेन से संबंधित रूल्स, और इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ वाली बात। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए इस तरह के सेंटेंसेस पर भी। मैं कल इसमें आपको और थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप सेंटेंसेस बताऊंगा और कल ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब आपका ये समझ लीजिए ग्रामर में 50% कोर्स कंप्लीट हो चुका है। जो फर्स्ट क्वेश्चन ग्रामर का रहेगा उसमें आपको ABCD 4 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, तो चारों आपको मैं करा चुका हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह से 4 ही टॉपिक्स रहेंगे जो आपको पढ़ाने। अब आपको स्टूडेंट्स बहुत ही सिंसियरली ये मेरी सभी वीडियोस को देख करके रिवीजन कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब मैं बहुत जल्दी आप लोगों का टेस्ट भी लेने वाला हूँ। अब आपकी नेग्लिजेंस को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। देखा जा रहा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट लापरवाही कर रहे हैं। यू मस्ट बी वेरी केयरफुल नाउ फॉर योर स्टडीज। आई होप दैट यू विल स्टार्ट रिवीजन ऑफ ग्रामर and do your work very sincerely. That's all for today. See you tomorrow.